नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पांचवें चरण की वोटिंग में लोगों का उत्साह जबरदस्त देखने को मिल रहा है। जब से रायबरेली अमेठी में इंडिया की रैली हुई है, एक मंच पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव एक साथ दिखाई दिए हैं, तब से इंडिया में एक अलग तरह की स्फूर्ति आ गई है। वोटर सपोर्टर दोनों बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। रायबरेली अमेठी में तो ये हाल है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर से वोटरों को पोलिंग बूथों तक पहुंचा रहे हैं, तो अमेठी और रायबरेली में तो फिजा ही बदली दिखाई दे रही है। दोस्तों, क्या कह रहा है ये पांचवा चरण? बिना किसी लाग लपेट के सीधा पूछेंगे देश भर की नेशनल मीडिया से लेकर हर मीडिया पर राजनीतिक विश्लेषण करने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी से। प्रेम कुमार जी, पांचवें चरण की वोटिंग पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? निश्चित रूप से देखिए, पांचवें चरण में भी वोटिंग जो है उसकी रफ्तार लगभग वैसी है जो 4 चरणों में हमने देखी। सुबह के समय में भीड़ जो है लगी हुई है। और जैसा कि ट्रेंड दिख रहा है, दोपहर थोड़ा कम होगा और फिर में फिर बढ़ेगा। और फिर उसके बाद चुनाव आयोग भी बाद में बढ़ाएगा, वो भी हम देखेंगे। तो वो सारा ट्रेंड वैसे ही चल रहा है। तो हमें लग रहा है कि चुनाव वोटिंग का ट्रेंड एक बार पहले दिन से सेट हुआ है, वो बदला नहीं है। और 2019 के मुकाबले बस चौथे चरण में है कि लगभग मैच किया 19 के वोट को, लेकिन हर बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। इस बार भी ये सर, देखने की बीजेपी बात बाहुल होगी। इलाकों में बड़ी निराशा दिख रही है। वोटर वोट करने के लिए नहीं निकल रहा है, इसके पीछे क्या कारण देखने को मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स एक्चुअल में नाराज हैं। नाराज इसलिए है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी पार्टी हमसे चाहती क्या है, हमारी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये लगातार अपने मुद्दे बदल रहे हैं। कभी हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी विरासत की बात करते हैं, कभी भैंस लेने की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र लेने की बात करते हैं। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करने लग गए, राम मंदिर की भी बात किया करते थे। लेकिन इनके जुबान पर जनता की अपनी बात आ ही नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में क्या है, मवेशी को इन्होंने कहा था विधानसभा चुनाव के समय के हम सड़क पर आवारा जो रूप में घूमते हुए पशु होते हैं, उनको हम ऐसा नहीं करने देंगे, खेतों को नुकसान नहीं होगा। किसान तो परेशान है, उस पर आज तक कुछ नहीं कहा। स्टूडेंट्स हमारे उत्तर प्रदेश में तो सड़क पर निकल करके एजुटेशन करते रहे, उनका कुछ नहीं हुआ। आप जानते हैं, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और बहुत सारे संविदा कर्मी हैं, उनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। तो इन सब पर कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। तो इसलिए बीजेपी के कैडर्स जो हैं, आपको ध्यान होगा मोहनलाल के सांसद कौशल किशोर जी जब बात कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, तो कार्यकर्ताओं ने क्या कहा? कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम जनता बहुत गुस्से में है, वहां चल के समझाना पड़ेगा। उनका उनका कहना था कि भाई क्या होगा, 15,000 17,000, इस बार 25,000 वोट कम मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जनता का सामना करने से नेता भी डर रहे हैं। कार्यकर्ता तो है कि उसकी जिम्मेदारी है सेतु बन के काम करना होता है। तो इस कारण से एक निराशा का वातावरण है। लोग खुद से तो उत्साहित हो ही नहीं रहे, दूसरों को क्या उत्साहित करेंगे। और दूसरी बात है कि बीजेपी सर, उत्साह के से एक जो बात सर उत्साह से एक बात और याद आई। राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस, अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस, प्रियंका गांधी का कॉन्फिडेंस, पूरे इंडिया गठबंधन का कॉन्फिडेंस मोदी के कॉन्फिडेंस को लूज कर रहा है सर। और ये खटाखट वाला जो बात कह दी राहुल गांधी ने कि खटाखट 8,500 रुपए खाते में आ जाएंगे, ये तो नारे की तरह बन गया है। और मोदी जी भी कह रहे हैं खटाखट खटाखट, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी ने तो ये समझाते हुए कहा था कि हर गरीब महिला को 8,500 रुपए महीने खटाखट खटाखट पहुंच जाएंगे। तो वो तो अपने मैनिफेस्टो को चैंपियन कर रहे थे और बहुत सारी बातें थी कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, अप्रेंटिस पक्की नौकरी मिलेगी, ये सारी बातें थी। इस अलावा किसानों का कर्जा माफ करने की भी बात है। और अडानी ने को जितना दिया गया उससे ज्यादा हम देंगे आम लोगों को, ये सारी बातें हैं। लेकिन उसको उन्होंने जिस तरीके से खटाखट खटाखट पेश किया, तो अब खटाखट भी एक तरह का मैनिफेस्टो का अभिन्न पार्ट बन गया है कि राहुल गांधी ने तो खटाखट कहा है, सब कुछ खटाखट हो जाएगा। अब चूंकि नरेंद्र मोदी बार बार राहुल गांधी से कुछ उधार लेते हैं, तो और इसी वजह से राहुल गांधी बोलते भी कि
बोलो क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं बुलवा दूंगा नरेंद्र मोदी से। तो अब नरेंद्र मोदी से उन्होंने खटाखट बुलवाना शुरू किया है। तो ये एक तरह से एक सेंस है जो दिख रहा है विपक्ष के पास में कि इनके नेता विपक्ष में कॉन्फिडेंस आया है और आने के पीछे भारतीय जनता पार्टी और उनका स्टाइल ऑफ जो ये है प्रचार प्रसार वो इस जिम्मेदार है, क्योंकि तो मान रहे थे, पूरा देश ये मान रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत आगे है, संसाधन में आगे है, नैरेटिव सेट करने में आगे है, मीडिया के साथ है, लेकिन इन सब पॉजिटिव बातों के रहते हुए भी बीजेपी के हाथ से चुनाव फिसलने लगा है। जी सर, चुनाव तो फिसलने से एक चीज इसके और याद पीछे आई सर, विपक्ष को रोकता है। फूलपुर में और प्रयागराज में इतना भयानक जनसैलाब आया, इतना अगर मैं दिखा पाऊं, ये इतना भयानक जनसैलाब है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बिना भाषण दिए जाना पड़ गया सर। फूलपुर में तो मंच के ऊपर भीड़ ऊपर चढ़ी जा रही थी, इतनी उत्साहित थी। ये क्या कह रहा है सर? ये एक तरफ इन दोनों की सभाएं हो रही हैं, अलग अलग जगहों में हो रही हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। हाँ, और दूसरी तरफ हमने देखा कि कैसे नरेंद्र मोदी जी की सभा से में लोग आए ही नहीं, बाराबंकी जैसी जगहों पर, और खाली पड़ी थी कुर्सियां, और लोग जैसे मोदी जी बोल रहे थे लोग छोड़ करके जा रहे थे वापस। प्रतापगढ़ की बात मैं कर रहा हूँ, प्रतापगढ़ से और इधर सर फूलपुर वापस में जा तो रहे रैली थे। तक तो लाइव ये नहीं हो पाई, सारी लाइव नहीं हो पाई, रैली हो नहीं पाई लाइव, इतनी भीड़ थी, इतना जबरदस्त भाषण। अखिलेश यादव भी खटाखट खटाखट कह रहे हैं। बिल्कुल, ये सबकी जुबान पर आ गया है खटाखट खटाखट। देखिए इस बार हुआ क्या है ना, कि इस पूरे देश में आप देखिए जब जब चुनाव बदला है, पूरा इतिहास देख लीजिए, चुनाव बदलने वाली शक्तियां कौन सी होती हैं। चुनाव बदलने वाली जो वोट बैंक है वो देखिए अति पिछड़ा वोट बैंक होता है, आदिवासी होते हैं, दलित होते हैं, ये लोग वास्तव में चुनाव बदलते हैं। बाकी लोग का तो स्टैंड क्लियर होता है, चाहे ओबीसी में जो है मजबूत जातियां, ऊपर की जातियां, वो लोग का स्टैंड क्लियर होता है, सवर्ण का स्टैंड क्लियर होता है। लेकिन जो चुनाव को बदलते हैं असल में वो ये वर्ग होता है। इस वर्ग में इस बार बदलाव के लिए जबरदस्त ललक दिख रही है, और उसका कारण है उनको संविधान को बचाने की चिंता, आरक्षण बचाने की चिंता, और जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हम इस चुनाव में जीतेंगे, 400 पार होंगे तो हम संविधान ही बदल देंगे, तो लोगों को लग रहा है कि आरएसएस और बीजेपी में तो वर्चस्व जिन लोगों का है, वो लोग दलित नहीं है, अति पिछड़े नहीं है, वो आदिवासी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे खिलाफ ही कुछ निर्णय करेंगे। तो अच्छा सर, इसलिए बिना हम अगर अतिरिक्त मोदी के कॉन्फिडेंस को देखें तो कंधे झुके हुए हैं, पूरी बीजेपी के कॉन्फिडेंस को देखें तो कंधे झुके हुए हैं। अमित शाह एक विधायक के पीछे पीछे घूम रहे हैं रायबरेली में, जी जान लगाई हुई है पूरी बीजेपी। ओवर कॉन्फिडेंस तो भाई दिखाई दे रहा है बीजेपी में अब आकर 5वें चरण में कि वो नड्डा को ये बोलना पड़ गया कि आरएसएस की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ सर जीत के लिए जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा। और सर रैलियों की अगर बात करें तो इनकी रैलियों में, बीजेपी की रैलियों में तो हमने देखा कि पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे कि 100-100 रुपए बुलाकर, 100-100 रुपए देकर बुलाए गए लोग, पत्रकार भी बेचारा पिट गया। लेकिन यहाँ तो सर इतना भीड़, इतना भीड़, इतना भीड़ विपक्ष की रैलियों में आ रहा है, मतलब इतना लोग आ रहा है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है सर। ये किस बात की संकेत दे रहे हैं? इसी भीड़ का हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि ये वो भीड़ है जो हर बार सत्ता में बदलाव लाती है, और ये भीड़ विपक्ष को अपने आप मिल गई है। हम तो ये मानते हैं कि इस बार देश में विपक्ष के पास पैसे नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए। आज भी जितनी भीड़ खड़ी है उस मुताबिक ये कर ले, लोगों तक पहुंच जाए, इवेंट कर ले, तो वो बहुत बड़ी जीत में बदल सकती है। लेकिन वो क्षमता कांग्रेस में और दूसरी पार्टी में नहीं है। तो ये इसका इसके बावजूद कि और अच्छा होता, लेकिन जनता खुद खड़ी हो गई ना, जनता खुद खड़ी हो गई, इसलिए एक बहुत मजबूत पार्टी एकदम सुरक्षात्मक मोड में आ गई और लगातार गलतियां पर गलतियां कर रही है। आपने जेपी नड्डा का नाम लिया, जेपी नड्डा जो बोल रहे हैं, ऐसा बोलने से उनको कोई फायदा है क्या? वास्तव में ये क्यों बोल रहे हैं? इससे तो उनका नुकसान ही हो रहा है। कारण क्या लग रहा है आपको इसको सर हम कि कहते नड्डा ने हैं
जी सर इसको नड्डा ने ये बोला कि हमको अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, पार्टी अब इतनी बड़ी हो गई है कि आरएसएस की जरूरत नहीं है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में होती होगी लेकिन आज नहीं है। तो क्या बीजेपी 400 पार लेकर आ रही है इसलिए नड्डा ने जीत के कॉन्फिडेंस में ये बात बोली है, या फिर मारे खींच के बोल दी है क्योंकि आरएसएस खड़ा नहीं हो रहा है बीजेपी के साथ, तो बुलवाई गई है कि तो अब जब साथी नहीं, दाल पक नहीं पा रही है तो बोल दो दाल खाएंगे ही नहीं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या मोदी इतने बड़े हो गए हैं कि आरएसएस बौना पड़ गया है क्या? देखिए, ये सब समझ समझ की बात है। चुनाव के समय में ऐसा हो भी तब भी इस तरह से बोला नहीं जाता है। नरेंद्र मोदी जी नागपुर पहुंच गए थे आरएसएस के नेता से भेंट करने के लिए, प्रमुख से भेंट करने के लिए, लेकिन उनको मुलाकात भी नहीं हो सकी। रात भर रुके तब भी मोदी जी को समय नहीं मिला, उनसे मुलाकात नहीं। तो अब ये समझिए कि आरएसएस ले जा रहे हैं मोदी जी और पूरी दुनिया का अपने को आपको बड़ा नेता बता रहे हैं, आरएसएस से भी बड़ा बता रहे हैं, और आपको मिलने का टाइम नहीं मिला, नहीं मिल पाया, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया। तो इसकी खींच हो सकती है, लेकिन ये खींच विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। आपको तो आरएसएस के लोगों को देखिए, यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूंगा उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है आरएसएस का इस्तेमाल ये लोग वैसे ही करके फेंक देंगे जैसे उद्धव शिवसेना का इस्तेमाल करके इन्होंने फेंका। शिवसेना तो बीजेपी के एकदम करीब थी, इन्होंने हमें ही देश बता दिया, हमें ही दुश्मन बता दिया। कल को ये कहेंगे कि आरएसएस ये पहले वाला आरएसएस नहीं है, ये आरएसएस देश विरोधी है, बोल के आरएसएस को भी लगा देंगे। ये बात उद्धव ठाकरे के। तो इसका मतलब है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच खाई बहुत बढ़ गई है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी अब वो आरएसएस के नेता नहीं दिखते जो चाय समोसा खिला करके अपने आसपास के लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करते थे, वो नजर नहीं आ रहे हैं। ये बढ़ी हुई दूरी है। तो हमें लग रहा है, साफ तौर पर लग रहा है कि बीजेपी जनता से भी कट गई है, आरएसएस से भी दूर हो गई है, और कुछ लोगों का, जैसा कि माना जाता था, राहुल गांधी बोलते थे कि अंबानी अडानी के लिए काम करती है ये सरकार, उन उद्योग कुछ उद्योगपतियों के लिए काम करती है। 22 उद्योगपति के पास में उतनी दौलत है जितनी 70% आबादी के पास में दौलत है। तो इस तरीके से ये पार्टी कहीं न कहीं कुछ लोगों के हाथ में आ गई है। नहीं तो चुनाव के समय में आरएसएस को नाराज करने का बीजेपी के अध्यक्ष का बयान, ये तो आत्मघाती है। कोई जो नाराज भी होता है उसको भी मनाया जाता है। ये हालात है, ये फ्रस्ट्रेशन है, जनता खिलाफ में खड़ी है, इस वजह से ये फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है। तो खींच में बोल गए क्या नड्डा, खींच में बोले हैं क्या? जी डेफिनेटली खींच में ही बोले हैं, और इससे उनको नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल और गिरेगा। इसी वजह से आप आज फाइनली जब टर्नआउट देखेंगे तो बीजेपी कार्यकर्ता निकल नहीं रहे हैं, तो उसका खामियाजा भी बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा। और ये जो 5 चरण का चुनाव संपन्न होने जा रहा है, तो ये 5 चरण में ही भारतीय जनता पार्टी बहुत लूज करने जा रही है। ये चरण तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें तो 49 सीटों में 42 सीटें बीजेपी की अपनी हुई है, उनमें 14 में 13 उत्तर प्रदेश में सीटें उनकी हुई है, सिर्फ रायबरेली कांग्रेस के पास है। तो क्या आप देखिए, बाकी देखिए संभल सीट अखिलेश यादव को कोई हरा नहीं सकता भाई, सीतापुर सीट इस बार कांग्रेस जीत रही है। इस तरीके लखनऊ में कांटे का संघर्ष है। अब कानपुर जैसे जो कि चुनाव हो चुका है, लेकिन कानपुर की सीटें भी उसके हाथ से निकलती दिखी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी अपनी सीटों को बचाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो हमें लगता है कि ये चुनाव 42 सीटों में अगर 42 सीटों में कितना बताया सर आपने? 42 सीटों में अगर बीजेपी 30 भी बचा ले तो ये इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये आधी सीटें बचती हुई नहीं दिख रही है, बीजेपी को भारी नुकसान होता दिख रहा है। आप रायबरेली से संबंधित बातें जानना पूछना चाह रहे हैं। देखिए, रायबरेली तो कोई संदेह, अमेठी में बूथ लेवल की जो मेहनत कांग्रेस की दिखाई दे रही है उसका विश्लेषण क्या करेंगे? ये इतना जबरदस्त दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है, और जो बीजेपी का कार्यकर्ता बूथ लेवल तक लेकर आता था वोटरों को, वो बैठ गया है शांत, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता जोश में आ गया और बूथ तक पहुंचा रहा है वोटरों को। इसका विश्लेषण क्या करेंगे सर? हम तो ये कह सकते हैं कि रायबरेली में स्मृति ईरानी की इतनी बड़ी हार होने वाली है जो रिकॉर्ड की जाएगी, इतिहास में दर्ज की जाएगी। इतनी बड़ी हार स्मृति ईरानी की होने वाली है। इसका कारण बीजेपी का अहंकार है।
उसके कार्यकर्ता उनके साथ खड़े नहीं है। स्मृति ईरानी ने पूरे अमेठी में अपने कार्यकर्ताओं में दहशत का माहौल बना रखा था और सब के सब इस चुनाव में इस बार बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से हालांकि उसके विधानसभा में सीटों में भी इसकी उपस्थिति नहीं के बराबर है, इसके बावजूद लोकसभा लेवल पर गांधी परिवार का ऑरा इतना ज्यादा है। प्रियंका गांधी जिस तरीके से जनता को मोटिवेट कर रही हैं, पूरा चुनाव रायबरेली हो अमेठी हो एक तरफा हो गया है और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने एक भी सभा करने की हिम्मत इन दोनों इलाकों में नहीं की। सर पहले लग रहा था कि अमेठी में स्मृति ईरानी शुरुआत में लग रहा था कि बड़े आसानी से जीत जाएंगी, किशोरी लाल शर्मा से ज्यादा कुछ फाइट ही नहीं होगी, लेकिन अब तो भयानक मतलब मोड़ आ गया है चुनाव में। हम जिस तरीके से देख रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब किशोरी लाल शर्मा के लिए लगे हुए हैं। दूसरी बात की रायबरेली में तो सोनिया गांधी ने कहा कि मैंने आपको अपना बेटा सौंप दिया है। किशोरी लाल शर्मा की बात करें तो वो खुद दिन रात बहुत 24/7 भयानक मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो 40 साल से यहाँ पर संघर्ष कर रहा हूं। और सर आपको क्या लग रहा है कि ये इस तरीके से चुनाव बदल जाना क्या है? क्या स्मृति ईरानी ओवर कॉन्फिडेंस में थी, उन्होंने किशोरी लाल शर्मा को बहुत हल्के में लिया और अब वो ही बहुत भारी पड़ गए हैं? देखिए, एक तो ये है कि अमेठी की जनता को लगता है कि हमसे गलती हुई कि हमने राहुल गांधी को चुनाव में हराया और गलती इसलिए हुई क्योंकि स्मृति ईरानी का कार्यकाल उन्होंने देखा, उनका व्यवहार देखा, उनसे नजदीकी जनता की रही नहीं, जबकि राहुल गांधी दूर रहने के बावजूद जनता के कनेक्ट में रहते थे और इस वजह से जनता को लगा कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए। इसमें दो तरह से प्रतिक्रियाएं हो सकती थी। एक तो अमेठी की जनता गुस्सा भी हो सकती थी राहुल गांधी से कि हमें छोड़ के चले गए, लेकिन उल्टा ये स्मृति ईरानी के प्रति गुस्सा हो गई कि इन्हीं के वजह से राहुल गांधी हमें छोड़कर चले गए। तो ये जो प्रतिक्रिया हुई है ना, इसीलिए चुनाव स्थानीय स्तर पर बदला, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो बदलाव दिख रहा है ना, उसका असर ज्यादा है कि अमेठी रायबरेली पर भी उनका इम्पैक्ट है, क्योंकि ये पाइवोटल सेंटर बन गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने इस जगह को आकर के यहाँ समय दिया, यहाँ से पूरे देश में और आने के समय में भी वो यहाँ समय देंगे। फूलपुर में सभा हो रही है राहुल गांधी की, तो ये जो पूरे उत्तर प्रदेश इनका इम्पैक्ट है, मैनिफेस्टो बोल रहा है, मैनिफेस्टो लड़ रहा है। राहुल गांधी की 2 न्याय यात्राएं उसका परिणाम दे रही हैं। तो हमें लग रहा है कि जो चुनाव बहुत मुश्किल था विपक्ष के लिए और 5वां चरण आते आते ऐसा लग रहा है कि विपक्ष बीजेपी पर हावी होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे गढ़ में जहां डबल इंजन की सरकार रही, यहाँ पर अगर बराबरी का मुकाबला दिख रहा है और थोड़ा सा बीसी पड़ रहा है विपक्ष, तो आप समझिए कि पूरे देश में क्या हो रहा है। और महाराष्ट्र में तो बीजेपी साफ ही हो रही है, कर्नाटक में बुरा हाल है, राजस्थान में हम देख रहे हैं कि उनकी सीटें जा रही हैं, मध्य प्रदेश ही एक प्रदेश है जहां बीजेपी अपने आप को कंफर्टेबल पा रही है, जहां नुकसान बहुत कम है। गुजरात तक में 5 से 6 सीटों का डेंट लगता दिख रहा है, असम में भी डेंट लगता दिख रहा है जो हेमंत बिस्वा शर्मा का ये है। पूर्वोत्तर में जो एकाधिकार था बीजेपी का, इस बार हाथ से पूर्वोत्तर निकल रहा है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड में चोट लग रही है, हिमाचल में भी उनका बहुत कांटे की टक्कर है। तो दिल्ली में इस बार पहले 7 की 7 सीटें थी, हरियाणा में 10 की 10 सीटें थी। जो अगला चरण जो अब चुनाव होने वाला है, अब तो यहाँ पर फोकस आएगा और इन सब जगहों पर बीजेपी के लिए अपनी सीटें बचाना और भी मुश्किल होगा। यानी इस चरण में तो मुश्किल दिख ही रही है, अगला चरण और मुश्किल बीजेपी के लिए आने वाली है। बिल्कुल, और ये उत्साह बता रहा है कि बहुत कुछ बदलने वाला है। सर मोदी ने 5वें चरण के चुनाव के लिए बड़े झूठ बोले हैं, बड़े अलग तरह का चेहरा, एक नया चेहरा देश के लोगों ने मोदी का देख लिया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि मोदी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? निश्चित रूप से अगर नरेंद्र मोदी जी का कुछ नुकसान हुआ है तो वो है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। अब लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे। पहले उनकी बात ही उनका बोलना ही लोगों के लिए काफी होता था। वो एक बार बोलते थे, पूरी भीड़ मोदी मोदी किया करती थी। आज नरेंद्र मोदी इतने झूठ बोलने लगे कि बातों पर लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है। तो ये क्रेडिबिलिटी जो उन्होंने लूज की है, और हमने अभी कल देखा, कल प्रियंका गांधी ने भी कहा कि देश में इतने सारे प्रधानमंत्री हुए, चलिए पंडित नेहरू हमारे परिवार
थे, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हमारे परिवार से थे, लेकिन बाकी भी तो प्रधानमंत्री इस देश में हुए। किसी ने इस स्तर पर झूठ बोलने का काम नहीं किया, किसी ने डिग्निटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर को इतना नीचे नहीं गिराया जितना नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराई है। ये बात आम जनता की समझ में आ रही है। अलग बात है कि अपर मिडिल क्लास आज भी नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के साथ खड़ा है, लेकिन मध्यम वर्ग का जो तबका आंख मूंद के खड़ा था, जो बेरोजगार उनसे उम्मीद पाले बैठे थे, वो सब उनसे दूर हुए हैं। और महिलाओं का वो तबका का किचन से संबंध होता है। अब जिनको इतना पैसा हो कि किचन कितना भी महंगा हो जाए फर्क ही नहीं पड़ता, उन महिलाओं की मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जो महिलाएं किचन हैं, जिनको दिक्कत आ रही है, उनको पता है कि घर का बजट अगर पहले 5,000 में होता था तो आज 15,000 में वो बजट संभलता है। तो इस प्रेम कुमार सर, एक बड़ी अजब की बात ये भी है कि जो तबका पहले ये कहता था कि अगर कोई भी खड़ा हो जाए हम मोदी के नाम पर किसी को भी जिता देंगे, अगर कितनी भी महंगाई हो जाए हम वोट मोदी को ही देंगे, वो तबका भी मोदी की बातों पर हंस रहा है, यानी मंगलसूत्र वाली भैंस वाली और ये सब चीजों पर हंस रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा प्रेम कुमार सर, लास्ट सवाल मेरा ये है कि ये जो भीड़ हम देख रहे हैं कि एक तरफ मोदी की रैलियों में देख रहे हैं उस तरह का सन्नाटा दिख रहा है, मोदी की खुद की बॉडी लैंग्वेज बहुत लो लो दिखाई दे रही है, वो हाईएस्ट पीक जो रहती थी मोदी के भाषणों में जो दिखती थी वो नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं को अपनी रैलियां कैंसिल करनी पड़ जा रही है, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को कैंसिल कर जाना पड़ रहा है क्योंकि प्रयागराज और फूलपुर में इतना भीड़ हुआ था कि आदमी पैर रखने की जगह नहीं थी, भीड़ अनकंट्रोल हो गई थी, तो वापस जाना पड़ गया, भागना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। सर क्या कहेंगे सर, ये क्या बता रहा है, चेंज होने वाला है क्या? ये पूरी तरह से बदलाव को चिन्हित कर रहा है। एक तरफ आशा है, एक तरफ निराशा है, और जहां आशा है तो आशा का कारण ये जनता है, और इस जनता में इस वर्तमान सरकार के प्रति भारी गुस्सा है, और एक मौका वो कांग्रेस के नेतृत्व में देख रहे हैं कि एक इंडिया गठबंधन जो बना है, ये शायद जो वादा कर रहे हैं वो पूरा कर सके। जनता तो भरोसा ही कर सकती है। अगर इंडिया गठबंधन भी अगर अपने उस भरोसे पे खरी नहीं उतरेगी तो जनता उस समय उसको जवाब देगी। लेकिन बीजेपी को 10 साल मौका दे करके जनता ने देख लिया। जनता का आम लोगों का रहन सहन, जीवन स्तर जो है बढ़ा नहीं है। झूठ के दावे बहुत सारे हैं। ये कहते हैं हम 11 करोड़ लोगों को कनेक्शन दे दिए, 13 करोड़ मकान बना दिए। आज तक स्टेट लेवल का डाटा नहीं है इनके पास, जिला लेवल का डाटा नहीं कि किस जिले में कितना मकान बना दिए। ये 13 करोड़ बोल दे, 15 करोड़ बोल दे, हम आप गिनने थोड़े जा सकते हैं। डाटा की भी कोई विश्वसनीयता नहीं है। ये इस कारण से जनता को क्या मतलब, उसको मिला कि नहीं मिला शौचालय, उसको मिला कि नहीं मिला, घर में पानी आया कि नहीं आया, तो उस लेवल पर आप देखिए तो शौचालय योजना फेल है। शौचालय क्या बिना पानी के चलता है क्या? शौचालय क्या गाड़ा खड़ा कर देने से शौचालय हो जाता है? सारे के सारे शौचालय बंद पड़े हैं, बिना यूज के वो हो गए हैं, तो इसलिए वो अभियान भी फेल रहा है। जनता को की थाली जो है हल्की हो गई है, कमाई कम हो गई है, रोजगार छिन गए, मिलना दूर है। इन सब कारणों से जनता में बदलाव के लिए ललक दिख रही है, और हमें लगता है कि कमजोर विपक्ष को मजबूत बनाने का जिम्मा जनता ने ले लिया है। इस चुनाव में ये नजर आएगा, और स्मृति ईरानी का जो अमेठी है ये सबसे बड़ा प्रमाण होगा इस बात का जो आप कह रही है ना कि जिसको भी टिकट दे दीजिए वो जीत जाएगा। नहीं, स्मृति ईरानी को भी टिकट दे दीजिए वो हार जाएगी। ये जनता साबित करने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये 5वां चरण बेहद महत्वपूर्ण चरण है, और ये 5वां चरण बहुत हद तक तस्वीर बिल्कुल साफ कर देगा कि ऊंट, सत्ता का ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो भयंकर उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, ये साफ बता रहा है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। हमारी नजर, आपके अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी की नजर लगातार बनी हुई है, छोटी से छोटी खबरों से लेकर बड़ी से बड़ी खबरों तक। आपको करना सिर्फ इतना है कि हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।